बस टाइम था, ले लिए, हम सोचे क्या 15 मिनट बैठने का फालतू में। आप भी फ्री, हम भी फ्री। और जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा रहता है ना, फिर आप अपना पढ़ सकते हैं, मैं अपना कुछ काम कर सकता हूँ, और क्या। कल के लेक्चर से कोई डाउट है किसी को? जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं पूछ लीजिए। देखो आपका चैप्टर अब एंड होने वाला है, ठीक है, मेरे ख्याल से आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा। असाइनमेंट और नोट्स का पूरा आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डाउट होगा वो आप पूछ लेंगे। हाँ, आप एक बार पूरा चैप्टर आप गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है, जो चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है आप गो थ्रू हो लीजिएगा। उसके बाद रिवीजन क्लास रखेंगे हम चैप्टर का। देखो स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? अभी दिख रहा है? बाकी सबको दिख रहा है? देखो कल लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन तक देखा था, ठीक है। और देखो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया, ठीक। आपको वेनेडियम दिया गया है, वेनेडियम का आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 1.73 बीएम बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हमको करना क्या है इसमें कि सबसे पहले एन का वैल्यू निकालना। तो एन का वैल्यू कल कितना आया था? तो फटाफट बताइए, एन का वैल्यू कल कितना आया था? यहाँ से हमको एन का वैल्यू क्या मिला था? एन का वैल्यू 1 था हमारा, ठीक है। तो एन हमने क्या किया, 1 पुट कर दिया। अब देखो आपको वेनेडियम का 23, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, ठीक है। तो एन
का n यहाँ पे हमको कहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अभी पेयर और अनपेयर किसको कहते हैं मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, फिर भी आपको देखो दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल में। पेयर का मतलब हो गया हमारा जोड़ा, और अनपेयर्ड का मतलब हो गया जो जोड़ा में नहीं है, ठीक। जैसे हमारे शूज जो है वो पेयर में होते हैं, स्लीपर्स पेयर में होते हैं, देन टी शर्ट अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल होते हैं। उसी तरीके से जब आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसा और ऐसा रहे तो इसको हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन इसी जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सिंगल सिंगल रहे, ठीक, जैसे अभी आप पार्क में चले जाओ तो आपको कई लड़के अलग दिखेंगे, कई लड़कियां अलग बैठे हुए दिखेंगे, तो वो बेचारे अब किसी को पेयर खोजने के लिए ढूंढते रहते हैं, ठीक है। देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं इसको, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दूसरा नाम भी कहते हैं पेयर्ड एंड अनपेयर्ड करके, ठीक, उसी चीज को कहते हैं। तो अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो अकेले है वो ज्यादा उछल कूद मचाता है, जो जोड़ा में बैठा है वो कभी उछल कूद नहीं मचाता। अब आप देखो जिनकी शादी हो गई है वो बेचारे शांति से घर में बैठे रहते हैं, लेकिन जिनकी शादी नहीं है वो पूरे दुनिया जहान में नाचते फिरेंगे इधर से उधर, ठीक है। तो हम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का जो प्रॉपर्टी है ना, हाँ बिल्कुल सही बोले, ठीक है, आपको भी एक्सपीरियंस जल्दी हो जाएगा। देखो किसी भी एटम का इस चीज को, अभी जो मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ इसको ढंग से सुनिए, किसी भी एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम बेसिकली इनसे बताते हैं, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इनसे हम बताते हैं, ठीक है। कभी भी इनको एनर्जी मिलेगा तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सेल से दूसरे सेल में जंप करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कभी जंप नहीं करते, ठीक, क्योंकि इनका ऑलरेडी कंबाइनिंग हो चुका है, ये नहीं चाहते कि अलग थलग हो। तो जो प्रॉपर्टी है वो हम बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही देते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो कहता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो सिंगल है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है उसमें जो लास्ट सेल में आपने इलेक्ट्रॉन डाला है उस लास्ट सेल से आप एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल दिखाइए, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जो आपने कल किया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को सिंगल दिखाइए, बाकी सबका सब वैसे ही रहेगा। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ 1s2, then 2s2, then 2p6, 3s2, then 3p6, कितने हो गए 10, 6, 16 2 18, then 4s2, 18 2 20, और उसके बाद 3d3, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या करना है, इसको दिखाना है शेल्स में। तो आप इस 3D का आप क्या कीजिए, ठीक है, यहां तक हम चले आए, बन गया आपका। देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 आया है हमारे पास, ठीक है। तो 1 हमारा जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देना होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया 3 इलेक्ट्रॉन 3d3 में है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अभी इसको हम लिखेंगे कैसे, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, तो ये यहाँ से लास्ट वाला जो हमारा है, जैसे 1s2, देन 2s2, देन 2p6, उसके बाद 3s2, देन 3p6, और फिर 4s2, देन 3d3,
2, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ करना है 3D 3 से उठाकर 3D 2 लिखना है, आपका आंसर खत्म। ठीक है, ध्यान, समझ में आया? जिनका बन गया है कोई दिक्कत नहीं, जिनका नहीं बना है आप इस चीज को समझ लीजिए, क्वेश्चन कहता क्या है और क्या निकालना है अपने को। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन बिलो आर द सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर गिवन ऑर्बिटल्स, नेम दीज ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन देखिए। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोगों ने कल दिया है एक्चुअल में वही वो होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें लास्ट में 3D3 की जगह 3D2 करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। ऐसा क्यों आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि देखो क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में दिया क्या है, आपको ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है यहाँ से। ठीक है, इस जगह से आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया है और तब बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। ठीक, तो आपको पता है कि वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो हमने वो लिख दिया। लेकिन जब आपको बोर मैग्नेटॉन यहाँ दे रखा है तो हम इसको भी तो यूज करेंगे। ठीक है, तो बोर मैग्नेटॉन हम यूज करेंगे तो हमको पता है कि जो n है, ये n हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहिए चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी कहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और उसके बाद जितना आएगा उसको हम हटा देंगे और तब जाके हम आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो एक्चुअल में क्वेश्चंस जो है एग्जाम में, स्पेशली आपको कंपटीशन एग्जाम्स में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं देता, वो आपको थोड़ा तो घुमाएगा। सीक्वेंस यही होगा, हर क्वेश्चन के लिए सीक्वेंस यही होगा। जो आपको ड्राइंग दिया है मैंने यहाँ पे, ये जो ड्राइंग है आपके पास, यही सीक्वेंस आपको रखना है हर किसी के साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार आते हैं, इवन आपके बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिशन्स में भी। देखिए सबसे पहला कहता, इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए, आपको कहता क्या है कि क्वांटम नंबर्स आपको लिखना है। क्वांटम नंबर कहने का मतलब है कि आपको सेल के बारे में बताना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और किस सेल में है, किस ऑर्बिट में है, उस चीज को आपको बताना, उसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो इस जगह पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको डील कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 4 कहने का मतलब है ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसका मतलब हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे सेल में है। तो यहाँ इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा न्यूक्लियस और फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल, देन थर्ड सेल, और ये हमारा फोर्थ सेल। तो हमको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में n आपको दे रखा है 4, तो ये हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू पता चला। अब देखिए आपको सेकंड में क्या दे रखा है वैल्यू, l इज इक्वल टू 2। तो l जो है वो 2 किसके लिए यूज करते हैं हम, s हमारा होता है 0, p हमारा होता है 1 और d हमारा होता है 2। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, 4d। ठीक है, हमको दो चीज मिल गया। अब देखिए तीसरा वैल्यू आपको दे रखा है m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब d में देखो, d में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जो हमने देखा है पहले। जैसे एक तो हो गया d एक्स वाई, एक हो गया d वाई जेड, एक हो गया आपका डी एक्स जेड, फिर एक हो गया आपका डी जेड स्क्वायर, और एक होता है आपका डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। कभी भी आपको इस क्वांटम नंबर को निकालने दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में, और उसमें m का वैल्यू
m का वैल्यू अगर 0 हो तो ये जो 0 वैल्यू है ये हम हमेशा इसके लिए लेंगे, ये हम हमेशा z के लिए लेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल्स में जो z का पोर्शन होता है उसको हम हमेशा 0 लेके चलेंगे। तो डी जेड स्क्वायर जो है ये देखो, ये एक्चुअल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए माना जाता है, ठीक है। हमको पता है कि डी के 5 ऑर्बिटल हैं और पांचों ऑर्बिटल की एनर्जीज सब सेम होती है, ठीक। तो हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि मान लीजिए आपने डी जेड स्क्वायर को 0 माना, कोई ऐसा होगा जो डी एक्स वाई को 0 मानेगा, कोई डी वाई जेड को 0 मान लेगा, कोई कुछ भी मान सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, इसको एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि भाई डी जेड स्क्वायर को हम 0 लेंगे और बाकी सबको उसके हिसाब से हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डी जेड स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे 0 के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 डी जेड स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का या फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये आंसर होगा। तो पहला n का वैल्यू हमको मिल गया 4, l का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया 2 और m इज इक्वल टू हमको 0 दे रखा है, तो 0 हमने किसके लिए लिया, जेड स्क्वायर के, जेड के लिए लिया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 4 डी जेड स्क्वायर। चलिए फटाफट इसको लिखिए, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्राई कीजिए। सेकंड का आंसर क्या आया? बाकी लोगों का? देखो कंफ्यूजन आपका बताओ क्लियर, यहाँ मैं कंफ्यूजन आपका क्लियर कर रहा हूँ। एक चीज देखिए, कंफ्यूजन आपको कहाँ हो रहा है। देखो हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, ड्राइंग थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो ड्राइंग में मजाक नहीं करेंगे, ठीक है। देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक पी एक्स, उसके बाद मैंने आपको पी वाई दिखाया था और हमने पी जेड दिखा था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो जेड का पोर्शन है, जेड के पोर्शन को हम 0 लेंगे, उसके बाद बाकी जो हमारा बचता है उसे हम 1 करके लेंगे। जैसे हमारा p है तो p में हमारा जो वैल्यू है वो -1 से +1 रहेगा, मतलब -1 उसके बाद 0 और फिर +1। तो चूंकि हमने z को 0 ले लिया तो px हम -1 ले लेंगे और py को हम क्या करेंगे, +1 ले लेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए हमको क्या दे रखा है, m इज इक्वल्स टू +-1, मतलब m का जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू है, एक तो +1 है और एक -1 भी है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको समझाया था उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, ठीक। तो इसको आप एक काम करो, इसको आप यहाँ 0 बिठाइए, देन -2 -1 0 देन +1 और फिर ये
आपका ऑर्बिटल +2। किसके लिए? जब m का वैल्यू हमारा ±2 हो तब। तो m का वैल्यू ±2 है, कहने का मतलब है कि -2 से स्टार्ट होगा और +2 को खत्म होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में L हमारा 2 था, M हमारा 0 था। तो चूंकि M हमारा 0 है तो मैंने क्या कहा कि इसमें जो Z का पोर्शन होगा उसको हम 0 लेंगे। तो Z का पोर्शन कहने का मतलब प्योर Z होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने दो ऑर्बिटल देखा है, एक तो ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ और एक ये, ठीक है, इसमें भी Z है लेकिन प्योर Z नहीं है। प्योर Z हमारा जो है वो प्योर जेड हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डी जेड स्क्वायर में देखने को मिल रहा है। तो ये प्योर जेड को हम क्या करेंगे, प्योर जेड को हम 0 मान के चलेंगे। समझ में आया अभी रूपम? देखो मैं आपको बोर्ड में वापस से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए हमने शेप्स पढ़ा है ऑर्बिटल्स का, ठीक। तो ऑर्बिटल्स का हमने ऑर्बिटल्स का जो शेप पढ़ा है, अभी शेप हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम उसे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में देख सकते हैं, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया था तो डी के लिए देखा गया था कि डी ऑर्बिटल्स के लिए हमको 5 ऐसे सब ऑर्बिट्स मिल रहे हैं, 5 छोटे छोटे ऑर्बिट्स मिल रहे हैं। तो उन पांचों को अब बांट दिया गया किसमें? एक तो पहला डी एक्स वाई में, सॉरी एक एक मिनट, डी एक्स वाई में। कहने का मतलब है कि जो ऑर्बिटल होंगे वो एक्स और वाई के प्लेन में होंगे। ये एक्स, ये हमारा वाई। तो एक्स और वाई का प्लेन में ये ऑर्बिटल्स इस टाइप से होगा। ये तो हो गया पहला ऑर्बिटल। उसके बाद हमको मिला डी वाई जेड। तो डी वाई जेड कहने का मतलब है कि जो ऑर्बिटल होगा वो वाई और जेड के प्लेन में होगा। तो वो ऑर्बिटल्स भी हमको ऐसे देखने को मिले। उसके बाद हमको मिला डी एक्स जेड, तो इनका भी यही फंडा। फिर एक ऑर्बिटल मिला डी, सॉरी, डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में देखा गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में था और ये मोमेंट जो है वो इस टाइप से जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है जेड का ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पे मिलता है, इसीलिए डी जेड स्क्वायर कहते हैं इसको। इसके अलावा एक और जो मिला वो हमें मिला डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। मतलब ये जो हमको देखा गया था इसके जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट थे वो स्पेशली इस टाइप से थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हमको देखने को मिले थे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब पांचों का जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट होता है? -2, -1, इसको 0, इसको +1 और इसको +2। ये ऐसा हमको वैल्यू मिला। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि m का वैल्यू जो है क्वेश्चन में, अगर इसमें m का वैल्यू 0 है, ठीक, और l का वैल्यू हमको दे रखा है 2, ठीक। तो हमको पता है ये l का वैल्यू किसके लिए होता है? ये l का वैल्यू d के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे? d यूज करेंगे। d ऑर्बिटल्स में कौन सा? d ऑर्बिटल में 0 वाला वैल्यू। तो 0 किसको दिया गया है? तो z को दिया गया है। सॉरी यहाँ मैंने इस पे लिख दिया, एक सेकंड एक सेकंड, ये इसको 0 है, ठीक है। देन
-2 देन -1 0, इसको +1 और इसको +2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी जेड स्क्वायर इस टाइप से यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हमको याद रखना होगा, उसमें से भी याद कैसे करना है आपको। तो आप जेड का जो पोर्शन है इसको आप ध्यान रखिए कि ये 0 के रूप में लिया जाता है। देखो कन्वीनियंट के लिए हम क्या करते हैं, z को 0 मान के चलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो एनर्जी है ये पांचों ऑर्बिटल का, ये सब का एनर्जी सेम होता है। ठीक है, सेम कहने का मतलब है जितनी एनर्जी डी एक्स वाई में होगी उतनी डी वाई जेड में होगी, उतनी एक्स जेड में होगी, उतनी ही डी जेड स्क्वायर, उतनी ही लास्ट वाले में भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमको सॉल्व करना है क्वेश्चंस तो हमको कुछ तो स्टैंडर्ड मानना होगा जिससे कि सब कोई उसी चीज को फॉलो करे। ठीक, मान लीजिए अगर इस जगह पे इसी क्वेश्चन में एक जन ने डी 4D XY आंसर दिया और एक ने 4D Z स्क्वायर आंसर दिया, किसी ने 4DYZ आंसर दिया, क्योंकि भाई सबकी एनर्जी तो सेम है, सब तो यही बोलेंगे सर एनर्जी तो सबकी सेम है, हम किसी को कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर घुस के तो हम देख नहीं रहे हैं बार बार, हम तो सिर्फ उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए किया जाता है कि जो जेड एक्सिस होगा उसको हम 0 लेके चलेंगे, चाहे वो हमारा पी ऑर्बिटल हो, चाहे वो हमारा डी ऑर्बिटल के लिए बात करें, चाहे हम एफ ऑर्बिटल के लिए बात करें, किसी के लिए भी हम बात करें, हर किसी जगह पे जेड जो है उसमें हम एम का वैल्यू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप 5 लोग ही अगर आंसर बनाते हैं तो पांचों का आंसर तो मैच करना चाहिए, तभी तो एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो 5 अलग अलग आंसर होंगे तो कौन आपको मार्क्स देने वाला, किसका सही किसका गलत कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जेड कभी भी आए, 0 कभी भी आए तो हमको जेड लेके चलना है। अभी कोई डाउट है किसी को? ठीक है, देखो अभी इसी चीज को अगर आप उस बॉक्स वाले में बनाना चाहें, देखो मैं यहाँ बीच में एक मिनट, अगर इसी चीज को हम बॉक्स में देखना चाहें, 1 2 3 4, ठीक है, तो डी के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स है, 5, और कहाँ से कहाँ चालू होते हैं, तो ±2 से, ये किसका वैल्यू है, एम का वैल्यू है। ठीक, यहाँ पे एल का वैल्यू हो जाएगा 2 और m का वैल्यू +-2, तो -2 देन -1 0 +1 और फिर +2। तो यहाँ पे हम इस चीज को डी जेड स्क्वायर लेके चलेंगे। ठीक है, फिर डी एक्स वाई, फिर इसके लिए हम लेके चलेंगे डी वाई जेड, इसके लिए लेके चलेंगे डी एक्स जेड, और इसके लिए लेके चलेंगे डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको फॉलो करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसको आप लिख लीजिए या फिर मैं आपको फोटो व्हाट्सएप में डालूंगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आगे देखते हैं। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? देखो मैं यहाँ पी का भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पी का भी लिख दे रहा हूँ, आप टेंशन फ्री रहिए इस चीज़ से। तो -1 0 और +1 किसके लिए, पी के लिए, कब, एल बराबर 1, और इसमें एम का वैल्यू जो है वो आएगा +-1। तो ये हो जाएगा हमारा पी एक्स, ये हो जाएगा पी जेड, और ये हो जाएगा पी वाई। ठीक है, देखो एफ के लिए हम नहीं पढ़ते प्रियांशु, एफ जो है बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो एफ तो सिलेबस में डाला ही नहीं गया है, नॉट इवन इन IITs। ठीक है, उस चीज का हम नहीं पढ़ते। एफ में 7 ऑर्बिटल है, सातों के जो ड्राइंग्स है वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। चलिए अभी आप
थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो पी एक्स और पी वाई दोनों आएगा। थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। 4 4 डी जेड स्क्वायर आपका सेकंड, सॉरी, फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद थर्ड का आंसर आपका 4s होगा। देखो थर्ड के क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या दे रखा है, एल इज इक्वल टू जीरो। तो एल जो जीरो है ये किसके लिए यूज होता है, एस ऑर्बिटल के लिए। ठीक, तो एस ऑर्बिटल हमारा कैसा है, स्फेरिकल शेप का। तो ये स्फेरिकल शेप आप किसी भी एक्सिस में ले लो तो वो आपको स्फेरिकल ही दिखने वाला है। तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 4s हो जाएगा। ठीक है, एस में हम ना ही एक्स एक्सिस लेते हैं, ना वाई एक्सिस लेते हैं, ना ही जेड एक्सिस लिखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सिंपली एस लिखते हैं। तो 1s 2s 3s 4s 5s ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में आपको एन दे रखा है 3। चलिए इसको इसको बनाइए फिर बताऊंगा अगर नहीं बनता है तो। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपने एक ही आंसर लिखा है। ठीक है, 3d x² - y²। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको +-2 है, मतलब प्लस वाला वैल्यू भी आएगा और माइनस वाला वैल्यू भी आएगा। आपने सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लिखा है, माइनस वाला वैल्यू भी अब मैंने आपको अभी बताया था। हाँ अभी सही है, ये आपका परफेक्ट आंसर है प्रियांशु। बाकी लोगों का रूपम, आप ये कौन से आंसर का दे रहे हैं, 3 पी नहीं डी ना होगा रूपम। आपने पी लिखा है, उसको डी कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको फिलहाल यहाँ तक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी अभी किसी को ऑर्बिटल्स में सेल्स में दिक्कत है, 4s 1s 2s 3s 2p किसे कहते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? बाकी लोग देखिए अभी कोई डाउट नहीं है तो आपका एक होमवर्क रहेगा, आपको 1 से लेकर के 1, एक एक मिनट, क्या लिख के डाला कोई, हाँ, m इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपका होमवर्क रहेगा आपको 1 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मुझे आज व्हाट्सएप में दिखाना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको 2 और तरीके बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। एक है हमारा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक है हमारा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये 2 फिर बताएंगे।
देखो इजी है, आप अगर शुरू के 4-5 लिखेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगा, फिर फटाफट आप खत्म कर सकते हैं, आधा घंटा भी नहीं लगेगा लिखने में। आज शाम तक, कल सुबह तक आपको जितना हो, कल सुबह तक, ठीक है, आप 30 तक खत्म करके आप मुझे होमवर्क में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये एक्सेप्शनल बताऊंगा और नोबल गैस बताऊंगा। ये दोनों टॉपिक आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आप करके रखो, उसको करके आप जमा कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। आपको समझाना ज़रूरी है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप होमवर्क कीजिए, अपना जमा कीजिए।